बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बीनर सलीम। पाकिस्तान में जोड़ तोड़ की सियासत एक बार फिर उरूज पर है। एक बार फिर मुंतखब वजीर आजम को मुत्तहिदा ऑपोजिशन अपैरेंटली घर भेजना चाह रही है। क्या चारों शाने चित हुई हुई मुत्तहिदा ऑपोजिशन ये कर पाएगी कि वो इमरान सरकार को हटा सके, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर कर सके, और वो भी किस नाम पर? तहरीक अदम एतमाद के नाम पर। बहुत से सवालात उठते हैं। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि वो PMLN जो कि तहरीक अदम एतमाद को बिल्कुल माजी करीब में समझती थी कि बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के कोई भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती, तो अब जो ये फंडा दोबारा लेकर के आए हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार जो तहरीक अदम एतमाद जिसके ऊपर PMLN बहुत ज़्यादा कीन है, वो इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बगैर होगी। PMLN कैसे अब की तहरीक अदम एतमाद को जस्टिफाई करेगी? सवाल ये भी उठता है कि जैसा कि हमें हमारे सियासतदानों ने ही बताया पढ़ाया कि पार्लिमानी सियासत में तहरीक अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बगैर मुकम्मल नहीं होती, कामयाब नहीं होती, तो अगर ये मान करके चले तो फिर इसका मतलब है कि डील होने जा रही है। तो सवाल उठेगा कि डील कौन कर रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN? सवाल ये भी उठेगा कि अपैरेंटली जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन है, जो कि ये शोर मचा रही है महंगाई का, कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसका मंजन बेच रही है कि जो पाकिस्तान है वो ग्रोथ की सीढ़ी से बिल्कुल ही कहीं पड़े हो गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इमरान खान जैसा वजीर आज़म इसको हेड कर रहा है। तो ये जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन है, ये हुकूमत के इत्तेहादियों को क्या ऑफर करेगी, क्या बातचीत करेगी, क्या उनको पेशकश करेगी कि चारों शाने चित हुई ऑपोजिशन, मसलन उनके केसेस चल रहे हैं, सजाएं भुगती जा रही हैं, ना अहली है, एंड दैट्स ए ह्यूज बैगेज, कि वो तमाम हुकूमत के इत्तेहादी ऑपोजिशन के पलड़े में अपना वजन डालेंगे। एनीवेज, ये पाकिस्तान में जो कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता, मैं हमेशा ये कहती हूँ, और अनहोनी तो पाकिस्तान की सियासत में होती ही रहती है। जैसे कि हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी चलकर प्रेसिडेंट PMLN शहबाज शरीफ के पास जाते हैं, तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत होती है। पाकिस्तान की सियासत में ये कोई नई बात नहीं है। हमने देखा है कि जो माजी में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को गालम गलोच करते हैं, एक दूसरे को ताने देते हैं, वक्त आने पर एक दूसरे का हाथ भी बनते हैं। यही हम मौजूदा हालात में देख रहे हैं। PMLN हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इंटरनल डिफरेंसेस जितने भी हों, लेकिन इमरान खान को अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकालने के लिए इकट्ठे हुए बैठे। सिर्फ वही नहीं, काफ लीग का भी इशाया है आज, वहाँ से भी कुछ खबरें निकलेंगी। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो ऑन बोर्ड है, MQM पाकिस्तान जो है उसको लूप में रखा जा रहा है, चौधरी बरादरान को लूप में रखा जा रहा है, यानी जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन है वो हर अपना ऑप्शन इस्तेमाल कर रही है। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल यही है कि कहीं ऐसी सूरत हाल तो नहीं पैदा हो जाएगी कि अगर तहरीक अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से हो रही है तो चलो ठीक है, कामयाब हो जाएगी, फिर देखेंगे, फिर हम आगे प्रोबेबल्स पर डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कौन अगला वजीर आजम होगा, किस पार्टी की अगली हुकूमत होगी। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट का इसमें हाथ नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर ये तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है, तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत के इत्तेहादी अपना अपना ऑफर लेटर मुत्तहिदा ऑपोजिशन से पकड़ें और वो ऑफर लेटर लेकर के हुकूमत के पास जाएं और फिर हुकूमत यानी इमरान सरकार यानी इमरान खान से बार्गेन करें और बाकी जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन है वो अपनी उसी पुरानी तनख्वाह पर काम करे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरे पास आज के पैनलिस्ट कौन है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, और अभी अपनी डिस्कशन का आगाज़ भी करूँगी। जमशेद चीमा साहब हैं, तर्जुमान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। निहाल हाशमी साहब हैं, रहनुमा PMLN के, ऑपोजिशन बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हैदर जमान कुरैशी साहब हैं, ऑपोजिशन बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्पेसिफिकली उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ मौजूद है जमशेद चीमा साहब। आपसे मैं पहला सवाल कर सकती हूँ या ऑपोजिशन की तरफ जाऊँ? All right, let's start the show with the opposition one of those days. हैदर जमान कुरैशी साहब, आपसे आगाज कर लेती हूँ। वो इसलिए क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब चल कर गए थे शहबाज शरीफ साहब के पास, तो जरा आपका ज्यादा हक बनता है ऑपोजिशन में आज सवाल के जवाब देने का, तो आपसे मैं आगाज कर लेती हूँ। सर, 2014 के अंदर जब धरना हुआ, वो अवामी ताकत जो कि एक्चुअली जस्टिफाइड है कि अवाम एहतजाज कर सकती है आईनी तौर पर, तो जब वो अवामी ताकत बाहर निकली धरने की शक्ल में 2014 में, तो आपने PMLN का साथ दिया। आप लोग को बड़ा बुरा लग जाता है जब मैं बोलती हूँ आपने PMLN का साथ दिया, फौरन मुझे करेक्ट करते हो और आप कहते हैं नहीं वीरेश हमने पार्लियामेंट का साथ दिया। तो चले आपकी जबान इस्तेमाल करते हुए आप पार्लियामेंट के साथ खड़े हुए।
तो जो इस्तीफा मांगना 2014 में वजीर आजम का नाजायज था, सही नहीं था, 2022 के अंदर उसी वजीर आजम को घर भेजना जायज कैसे है? मुझे ये समझा दीजिए। मेरे ख्याल में ये सवाल थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज 2014 में जो हालात थे और जिस अंदाज में और जिस तरीके से वो लाओ लश्कर लाया गया और बाद में उसकी कहानी खुल गई कि स्टेट विद इन स्टेट बनी हुई थी और विद इन दी इंस्टीट्यूशन बहुत लाइन्स बन गई थी और कोई किसी के वहां पे काम कर रहा था और वो एक कंस्पिरेसी थी अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड अगेंस्ट वाइंडिंग अप ऑफ द सिस्टम। जो है वो 4 साल करप्शन और जो है आपके सामने जो एक बैसाखियों पे सरकार खड़ी की गई जिसका हकीकी माने में मैंडेट नहीं था और आहिस्ता आहिस्ता ये बीन स्पिल होते आए, तो आपको ये आश्कार हो जाएगा कि ये जो है एक लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है और आपने देखा कि इसके दूसरे साल में भी हुई, एक लॉन्ग मार्च हुआ पहले और मैं नहीं समझता लॉन्ग मार्चेस अलोन ये अवाम के हुक्मरान और उनके इत्तेहादी थे और अभी जो हम लॉन्ग मार्चेस करने जा रहे हैं वो उसका ये एक प्रेशर होता है हमें और जो ट्रेजरी बेंचेस पे उन पे दूसरा में बहुत हमें बहुत अक्सर अमल किया जाता है में तमाद तो तभी का जब एस्टैब्लिशमेंट का इशारा होगा, ये कोई बेसाखियां नहीं होंगी। हम ये समझते हैं कि ये तासुर भी नहीं है कि अगर सरकारी से बेस्ट जो है परफॉर्मेंस दे जिस तरह हमने यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए में दी उस वक्त बहुत सारे का यही ख्याल था, लेकिन हमने एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के जरिए से शायद कासिर हो गए हैं कि उसके इशारे के बगैर इस मुल्क में था भी जीते हैं। अच्छा हैदर भाई, आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन भी है, इज्तिमाई सूरत में भी जी। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगी। अच्छा। जमशेद चीमा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आ रहा था जी, आवाज आ रही है। ओके जमशेद भाई, एक तो सबसे पहले प्रोग्राम के लिए वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। अगर मैं ऑपोजिशन की मानूं ना, ये जो दोनों आपके कॉलीग्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन है ना, उनके ख्याल से भाई आपका बोरिया बिस्तरा गोल हो गया है। यू पैक योर बैग्स, गो बैक होम। आप तो भाई प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ने की तैयारी करें, हुकूमत छोड़ने की तैयारी करें, क्योंकि मुत्तहिदा ऑपोजिशन एक बार फिर मुत्तहिद हो गई है सर। देखें, एक तो ये कि चूंकि अपोजिशन के 2 लोग हैं तो लिहाजा थोड़ा सा मुझे टाइम दे दिया करें कि चलो उनसे थोड़ा सा कम हो, लेकिन ये ना हो कि आप मुझे टाइम थोड़ा दें। दूसरी बात ये कि देखें, आजकल हमारे सेलिब्रेट करने के दिन है। सेलिब्रेशन ये कि हमें दो गवर्नेंस के हवाले से अगर देखें तो हमें इंटरनेशनल एंडोर्समेंट मिली हैं। कोरोना की बेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से बात करें, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करें, आप कह लें कि कोरोना के दौरान जिन 2 मुल्कों का जिक्र किया गया है कि बड़ा सरप्राइजिंगली ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और कि इकानमी बड़ी तेज़ी से इम्प्रूव किया है, वो पाकिस्तान नंबर 1 और अमेरिका नंबर 2। ये चीज़ एक मतलब आप कह लें कि इकानमिस्ट की भी और ब्लूमबर्ग की भी ये चीज़ आई है। फिर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर IMF की जो रिपोर्ट है, एग्जेक्टिव बोर्ड की जो रिपोर्ट है, उसमें 3 चीज़ें हैं। उन्हें कहा है कि एक तो पाकिस्तान की जो इकानमी है ये फास्ट ग्रोइंग है, दूसरा ये कि लॉन्ग लास्टिंग है, और तीसरा है कि इंक्लूसिव है, कि इंक्लूसिव का मतलब हर सेगमेंट ग्रो कर रहा है, और चौथी चीज़ है कि जॉब रिच है। जॉब रिच होना, इंक्लूसिव होना, लॉन्ग लास्टिंग होना और 2026 तक उन्होंने कहा ये फास्ट ग्रोथ करेगी, 5% से लगातार ऊपर रहेगी। सो आप कह लें कि फिर हमारी अगर टैक्स कलेक्शन देखें 1300 रुपये ज़्यादा हुई है, अगले साल फिर 1200 रुपये ज़्यादा हो रही है, 7200 रुपये पहुँच रही है टैक्स कलेक्शन हमारी। फिर आप अगर देखें तो हमारी यू कैन से कि एक्सपोर्ट 30% बढ़ गई। टैक्स हमारी जो आज इंडिया रो रहा है, अफगानिस्तान, हम बांग्लादेश से हम आगे गए हैं, हम इंडिया से आगे गए हैं, और हमने हाई एंड मार्केट जो है वो कैच की है टेक्सटाइल में। फिर $10 अरब की सिर्फ टेक्सटाइल, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन 3 शोबों में $10 अरब की नई मशीनरी पाकिस्तान में 1 साल में आई है। और उसमें आप कह लें कि अगले साल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है सिर्फ
टेक्सटाइल की $10 बिलियन से ज़्यादा बढ़ रही है। $26 अरब से ज़्यादा अगले साल हमारी सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट होगी, जो बड़े सालों से रुकी हुई थी। ज़राअत में किसान को 1,65,000 रुपया सिर्फ 5 बड़ी फसलों में फी फैमिली ज़्यादा मिला है। 83 लाख इस मुल्क के किसान है, तकरीबन 5 करोड़ उनकी आबादी बनती है, उनको फ़ी ख़ानदान 1,65,000 रुपये इनकम ज़्यादा हुई है। सो आप कह लें ये सेलिब्रेशंस हैं। फिर जो चाइना में अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गए थे तो $20 अरब के एग्रीमेंट्स हुए हैं, $20 अरब के। मैं अगर जस्ट आपको बताऊं कि वहाँ पे ये देखें, इसमें ये लिखी पड़ी बात है जो कंप्लीट हुए हैं प्रोजेक्ट। ये जस्ट आप थोड़ा सा मतलब आवाम की इम्पोर्टेंस के लिए कि मुस्लिम लीग नून के दौर में 7 जॉइंट वर्किंग ग्रुप बने थे, हमारे ग्रुप दौर में 11 बने। एक मिनट में कंप्लीट कर देता हूँ। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो शुरू हुए, मुस्लिम लीग नून ने जो नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू किए 10 शुरू किए, हमने 9 शुरू किए 3 सालों में। कंप्लीट उन्होंने 2 किए थे, हमने 7 किए हैं। जो रोड कंस्ट्रक्शन हुई है सी पैक के दौरान 415 किलोमीटर मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई कंप्लीट, हमारे दौर में 453 किलोमीटर हुई है। आप कह लें कि जो पैसे लगे उस पर इन पर एक्सपेंडिचर हुआ है, उन्होंने $3.97 अरब का लगाया है, हमारे पास $3.45 अरब हमने लगाया है। एनर्जी में उन्होंने जो प्रोडक्शन की बिजली की 3300 मेगावाट की हमने 5800 मेगावाट की है। फिर उन्होंने जो इसकी ट्रांसमिशन लाइनें बिल्कुल नहीं बनाई, हमने आप कह लें कि 600 किलोमीटर 880 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइनें बनाई, लिहाजा लोगों को बिजली पहुंच रही है। उनके दौर में कोई आपके इंडस्ट्री स्टेट नहीं बनी, हमारे दौर में 2 बनी है सी पैक के बाद, एक आपका पैगाम पहुंच गया है, आपकी परफॉर्मेंस भी पहुंच गई है टीवी स्क्रीन के थ्रू आवाम तक। सर आपने इतने ज्यादा फिगर्स बता दिए, प्लीज अब मुझे अलाउ करें, मतलब मेरा तो कैलकुलेटर ही फट जाना है ये फिगर्स का हिसाब लगाते हुए। आपने जो फिगर्स बताए बिल्कुल ठीक बताए हैं सर, बिल्कुल सही होंगे, लेकिन अवाम इन फिगर्स को नहीं मान रही है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने सर आपसे सवाल तहरीक अदम एतमाद के बारे में पूछा था। और तीसरी चीज सर ये कि जहां मुझे सारे फिगर्स आपके पास मौजूद हैं सर, एक मिनट मुझे मुकम्मल करने दें सर, वहीं पे एक पल्स का सर्वे भी है। वो पल्स का सर्वे हमें ये बताता है कि पिछले दौरे हुकूमत में, बल्कि अगर पिछले दौरे हुकूमत की ज्यादा दूर की अगर मैं बात ना करूं, 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं सर, तो 59% लोग ऐसे थे जिनके लिए अपना किचन चलाना, अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज 2020 के अंदर वो परसेंटेज पल्स सर्वे के हिसाब से बढ़कर 78% पे चली गई है। तो सर जो फिगर्स आप मुझे दे रहे हैं उस हिसाब से तो अवाम को खुश होना चाहिए, अवाम को तो तरक्की करनी चाहिए। अवाम नाखुश है, अवाम के खाने के लाले आ गए हैं सर। देखें, इसमें एक तो ये बात है कि जो आप पहुंचाना चाहते हैं आप पहुंचाएं, जो अपोजिशन पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचाएं। मेरा भी हक है कि मेरे पास जो मैंने अचीव किया मैं पहुंचाऊं, ठीक है। लिहाजा उस पहुंचने में रुकावट आप मुझे हेल्प करें, मीडिया का काम ये है। देखें, इसमें दो फिगरें सिर्फ आप कैलकुलेट करें। ये जो आप हमारे दौर में जो इनकम है आम आदमी की पर कैपिटा इनकम आई है सामने इस बजट के बाद 2021 जून में $1700 पर कैपिटा इनकम है। $1700 को अगर आप 175 रुपये के हिसाब से ज़रब दें, ये बनता है 2,91,000 रुपया। देखिए हिसाब की बात है ना, कैलकुलेटर पे हाथ मारें। दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून के दौर में 2018 में जो लास्ट इनकम थी वो भी तकरीबन $1700 एक मिनट डॉलर था, वो बनता है पर कैपिटा क्या मतलब? एक मिनट सर आराम से समझाएं। नहीं सर समझाएं सर, आप बिल्कुल सर साथ चले ना। आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक शख्स जो है वो 2 लाख जो भी आपने फिगर बताया उतना कमाता है, पर कैपिटा क्या मतलब? पर कैपिटा का मतलब कि पाकिस्तान के 22 करोड़ 22.5 करोड़ लोगों की फी का औसत आमदन है। ये फी का औसत आमदन मुस्लिम लीग नून के दौर में ये थी रुपयों में 2,10,000 रुपया पर कैपिटा, आज है 2,91,000 रुपया पर कैपिटा। $1700 में $1700 ही आज है। आज जी नहीं, मैं सुने पहले सुन ले ज़रा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर 80,000 रुपया फी का इनकम बढ़ी है तो डेफिनेटली यहाँ 3 तबकों को बहुत फ़ायदा हुआ है। एक कारोबार बड़े हैं, दूसरा मजदूर की इनकम बढ़ी है, तीसरा किसान की इनकम बढ़ी है, चौथा ये कि जो लोग बाहर गए हुए थे 95 लाख घराने हैं ऐसे कि जिनके अफराद बाहर गए हुए। किसान यूरिया खाद ब्लैक में ले रहा है, आप कह रहे हैं किसान खुश है। सर हुक्मरानों का फायदा हुआ है, जिसका खाना पीना पेट्रोल हर चीज मुफ्त है। अच्छा जरा मेरे साथ बने रहिए, मुझे लग रहा है 101 शो हो रहा है। निहाल भाई नाराज होकर ना चले जाए, आजकल नून लीग को भी बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। सर निहाल हाशमी साहब को सुन ले। निहाल भाई, आपने सारी परफॉर्मेंस जमशेद चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुनी है आपने। आप इस हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं, तहरीक अदम एतमाद इसके खिलाफ लाके नहीं कर पाएंगे सर। मुझे लग रहा है आप लोग पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद आप कैसे निकाल पाएंगे सर इनको?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनिश, मैं भी आपके साथ सुन रहा था। एक का जवाब आपने दे दिया एग्रीकल्चर का, किसान का, कि किसान खाद के लिए तभी किलोमीटर्स के लाइन लगा रहे हैं। दूसरे का जवाब मैं दे देता हूँ। हाँ, कुछ बात इनकी ठीक है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। और जो उन्होंने कहा ये रोड बना दिए, ये बिजली में लगा दिए, कहाँ है ये हमें दिखाइए। मैं अभी ऑर्डर करूंगा दूरबीन के लिए, वो दूरबीन में जो खरीद के लाना है, जिससे मैं इनके प्रोजेक्ट को देखूंगा, इनको शाबाशी दूंगा। दूसरी बात, तरक्की की इन्होंने करप्शन में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेशनली जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि 124 से 148 पे चले गए। करप्शन इन्होंने किए। इंसाफ में अगर हम पहले 108 दर्जे पे थे तो आज हम 140 और 48 पे चले गए। फिर इन्होंने कहा है कि जी हम चाइना में गए और 20 एग्रीमेंट्स हो गए। बिल्कुल चाइना आप गए, आपने वही, अगर इतने अमीर हो गए तो मैं समझ रहा हूँ चाइना को आप लोन देने गए होंगे। चाइना बेचारा गरीब हो गया, मगर आप फिर भी कह रहे हैं मैं चाइना से कुछ पैसे लेके ही आऊंगा। और तीसरी बात, चाइना में भाई ओलंपिक के लिए आपको बुलाया था, समर ओलंपिक के लिए, उसने कोई कशकोल में आपके भीख नहीं देना था। और चाइना इतना बेवकूफ नहीं है, और कोई इस तरह के मुआहदे नहीं। पाकिस्तान चाइना का कोई विजिबल अगर कोई पैकेज आया है माजी में, हाल में या मुस्तकबिल में आएगा, वो है सी पैक के थ्रू, जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था। और हाँ, अवाम बड़े खुशहाल हो गए, क्योंकि इतनी खुशहाली हो गई कि आटा जो है वो 30 से 90 पे हो गया है, और पेट्रोल 60 से 150 पे हो गया है, और दवाइयां जो है, जो 4 रुपए का पैरासीटामोल था चंद पैसों का, वो अब दस्तयाब नहीं है। और जो दवाइयां, जो लाइफ सेविंग ड्रग था, वो भी अब माशाल्लाह 500% हमने बढ़ा दिया है। और डॉलर को बड़ी तरक्की दी है हमारे मुल्क ने। डॉलर को हमने सबसे, अमेरिका से ज्यादा हमने तरक्की दी है कि डॉलर आसमान पे चला गया। बस हमारे गरीब समझते नहीं है, हमारे लोग मानते नहीं है। अरे जनाब, आपको ये अदराक नहीं है कि आप चाइना समर ओलंपिक देखने जा रहे हैं, उन्होंने आप लिफ्ट तक नहीं कराया, और आप कह रहे जी कि हम इतने मुआहदा। अरे एमओयूज क्या होता है? एमओयूज कुछ नहीं होता है। जो चीज ग्राउंड पे नजर आए उसको कहते हैं मुआहदा, उसको कहते हैं कि कुछ नजर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स। और आप नवाज शरीफ के दौर में बिजली पर 9 रुपया मीटर था, पर यूनिट था, आज 24 पे जा रहा है। और फिर ऊपर से जो फिगर वर्क दे रहे हैं, तो खुदारा वो फिगर का कुछ हिस्सा हमें भी दे दें। जो आपने कहा पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, तो ऐसा करें, पर कैपिटा इनकम आप जमा करके सारे पाकिस्तान के लोग बड़े खुश होंगे। 30-30 हजार डॉलर उनको अगर हर के घर में पहुंचा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जो फिगर वर्क आपने बताया, इसमें तो आईएमएफ वाले भी आपको सलाम कर रहे होंगे। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना है। तीनों मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ। आप तीनों के जवाबात सुनकर मैं थोड़ी सी कश्मकश में आ गई हूँ कि आप तीनों लोग अदम एतमाद पर बात क्यों नहीं करना चाहते। बिलावल साहब हों, मरियम नवाज साहिबा हों, शहबाज शरीफ साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, या लंदन में बैठे ताहयात कायद हों, वीकेंड के ऊपर हमने सिर्फ एक ही चीज़ देखी, वो थी तहरीक अदम एतमाद। ऐसे लानी है, कब लानी है, ला रहे हैं, अगेंस्ट इमरान खान ला रहे हैं, लेकिन इसके बारे में आज मंडे को पहला शो करूँ, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता। ब्रेक के बाद आएंगे, सवाल रीफ्रेज करके इनके सामने रखेंगे, शायद कोई जवाब मिल जाए। बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मौजूद है हैदर जमान कुरैशी साहब, निहाल हाशमी साहब एंड जमशेद चीमा साहब। हैदर जमान कुरैशी साहब, तहरीक अदम एतमाद पे एक दफ़ा ज़रा फिर से आप लोगों की मैं बात करवा दूं कि क्या होने जा रहा है। मैं असल में सर रोड मैप जानना चाह रही हूँ। मान लिया तहरीक अदम एतमाद हो जाती है, ज़रा कुछ हमें बताइए, आवाम को समझाइए कि क्या होगा। क्या अबूरी हुकूमत आएगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही माइनस इमरान खान अपना टेन्योर पूरा करेगी, या फिर फौरी तौर पर आप नए इलेक्शंस में जाएंगे? व्हाट इज एक्चुअली द रोड मैप? आई एम नॉट आस्किंग यू द स्ट्रैटेजी सर, जस्ट द रोड मैप कि कब, कहां और कैसे होगा, ये तो समझा दीजिए। देखिए बीनेश, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से इस हुकूमत को हटाना है, और वो पार्लियामान के ज़रिए ही हो सकता है। और उसमें अवामी प्रेशर है, और उसमें विद इन द हाउस प्रेशर है, और प्रेशर ऑन द स्ट्रीट्स है। इस सारे चीज़ों को कंबाइन होना है, और हम इसी चीज़ को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम यह है कि अपोजिशन की तमाम जमातें और वो जो इंडिपेंडेंट लोग जीत कर आए पार्लियामान में, और इत्तेहादी, इन सब को बावर करवाया जाए। और अपोजिशन की जमातों ने काफ़ी हद तक ये काम अब कर लिया है, और अपने इंटरनली भी अप्रूवल और मशावरत का सिलसिला काफ़ियों ने कर लिया है। 1-2 लोग हैं जो शायद वो मुकम्मल हो जाएगा। देखिए,
अदम एतमाद हो या एतमाद का वोट हो। ये दोनों ही तरीके हैं किसी भी वजीर आजम और काबीना को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए। अगर आपके इत्तेहादी आपका साथ छोड़ जाएं तो यू आर अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट और आपको एतमाद का वोट लेना पड़ जाता है, और अगर आप के खिलाफ अदम एतमाद आ जाए तो यकीनन वो एक है। और फिर एक हमने माजी में देखा कि हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं कोर्ट फैसले के जरिए डीसीट हुए और फिर एक नया प्राइम मिनिस्टर आया। सो ऑप्शंस मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो भी तरीका होता है और होने जा रहा है उसके बाद एक गवर्नमेंट आएगी और वो गवर्नमेंट एक ख़ास रोड मैप पर होगी। उस रोड मैप में कुछ इस्लाहात हैं, उस रोड मैप में स्टेबलाइजेशन है, इस मुल्क की इकोनॉमी की, इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की सही सिमत करनी है। बहुत सारी जो फॉल्ट लाइंस पिछले 3.5-4 साल में बन गई हैं उनको ठीक करना है, और एक ऐसे इलेक्टोरल जो है जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है जिसको तमाम जमातें भी एक्सेप्ट करें और आज़ाद खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन को फर्दर एम्पावर किया जाए। चौथी चीज़ बड़ी अहम है कि इस हुकूमत की जो जिसको अंधी बहरी लूली लंगड़ी नैब ने कभी देखा नहीं परखा नहीं, क्योंकि उनको सिवाय ऑपोजिशन के कुछ नजर नहीं आता, उसकी भी प्रूनिंग होनी चाहिए। और जो माफिया और यहाँ एटीएम्स बैठे हैं इनकी राइट लेफ्ट पर और 3.5-4 साल हमें यहाँ पे सोमो सलात का और मदीना की रियासत का और सादिक और अमीन का भाषण मिलता रहा, वो भी इस कौम को आश्कार होना चाहिए कि पर्दे के पीछे हकायक क्या थे, किसने कितना माल बनाया। और अभी आपके सामने जो इकोनॉमी पर हकायक दिए गए हैं, यकीनन मेरे लिए भी हैरान कुन और परेशान कुन है कि डॉलर की डिवैल्यूएशन को आप मल्टीप्लाई करके कह रहे हैं कि आवाम की आमदन बढ़ गई है। यानी अगर 100 रुपए की डबल रोटी 150 रुपए में मिल रही है या 200 रुपए में, तो आप समझें कि बेकरी वाले की आमदन बढ़ गई और जो खरीदार है उसकी आमदन का क्या हो गया। तो ये मैं समझता हूँ एक द पर्सन हेडिंग द गवर्नमेंट या काबीना या उसके खदोखाल शायद ऑप्टिक्स के लिए कई लोगों को मैटर करें, बट बिहाइंड द सीन उस गवर्नमेंट का एक रोड मैप होगा, एक मैंडेट होगा। ठीक है सर, वी ऑल हियर यू लाउड एंड क्लियर। डन, आपका पॉइंट आ गया जमशेद चीमा साहब। ऑपोजिशन ने अपनी स्ट्रैटेजी भी और अपना रोड मैप भी बता दिया है। अब वो तमाम लोग जो कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेट इट बी MQM, लेट इट बी चौधरी बरादरान, ये सारे लोग, या लेट इट बी द जहांगीर तरीन ग्रुप, अगर ये तमाम लोग इस ऑपोजिशन के साथ कॉन्टिन्यूसली राब्ते में रहते हैं तो क्या बहैसियत हुकूमत आप कोई एक्शन लेंगे, कोई नजरसानी करेंगे? क्योंकि मुझे खान साहब याद आ जाते हैं ना, खान साहब कहते थे जब वो ऑपोजिशन में होते थे कि भाई मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, अगर मेरी हुकूमत में इस तरह की ब्लैकमेलिंग हुई तो मैं ऑपोजिशन में बैठना पसंद करूंगा। तो सर आप क्या करेंगे? देखें, एक तो ये कि ये स्ट्रेटजी तो कम है, ये विश लिस्ट ज़्यादा है, और विश लिस्ट जो है ये फ्रॉम द डे फर्स्ट है। जिस दिन खान साहब ने भी आप कह लें कि नहीं उठाया था, हलफ नहीं उठाया था, उसी दिन से ये विश लिस्ट शुरू हुई और आज तक चल रही है। बाकी ये खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू या स्टांस वही है कि जी हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम यू कैन से कि हुकूमत ख़त्म हो जाए, हमें कोई इशू नहीं है, जमहूरी तरीके से हो। दूसरी बात यह कि इकानमी के हवाले से जस्ट आप कह लें कि बैरिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं, इनके दौर में 5 साल में जो इकानमी बढ़ी वो 2% से कम थी, औसतन 2% से कम थी। लिहाजा जिन लोगों ने 2% और उससे पहले 93 की बात कर लें, 88 की बात कर लें, फिर 70 की बात कर लें, इस मुल्क में जो सबसे ज़्यादा महंगाई की हिस्ट्री है 26% भुट्टो साहब के दौर में थी, 26% थी, एक साल 23% थी, एक साल 21% थी। जो सबसे ज़्यादा डीवैल्यूशन थी, 4.7 रुपये का डॉलर होता था, 10 रुपये का इनके दौर में हुआ। ये तो 4 टेन्योर गुजारे, चारों टेन्योर में एक से एक बढ़ के करप्ट टेन्योर था, एक से एक बढ़ के नालायक टेन्योर था, एक से एक बढ़ के फ़ख्र क्या है कि जी हम फलाने के बेटे हैं या फलाने के नवासे हैं। ये जमहूरियत नहीं होती, फलाने का बेटा और फलाने का निवासा। पार्टियों में जमहूरियत ये नहीं होती, जमहूरियत करप्ट भी नहीं होती, जमहूरियत जो है वो एक ख़ानदान में भी नहीं होती, जमहूरियत में साजिश भी नहीं होती, जमहूरियत में अवामी फलाह की बात होती है, अवाम के लिए होती है। हमें आज ही सिंध की गवर्नेंस की कोई एग्जांपल अच्छी एक आध कोट कर दें
जहाँ पे टेलों पे पानी जाता हो, जहाँ जंगलात की ज़मीन पे कब्जे ना होते हों, जहाँ करप्शन ना हो, जहाँ पे तालीम बेहतर हो, जहाँ पे ज़राअत बेहतर हो, जहाँ कराची को बल्दियात के हकूक दे दिए गए हों, जहाँ कराची को उसका हक दे दिया गया हो। हमारे शो के अंदर ब्रेक है, आई हैव टू टेक अ ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और फाइनल वर्ड्स जो है वो पीएमएलएन से जानेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। निहाल हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद है, जमशेद चीमा साहब हैं, हैदर जमान कुरैशी साहब हैं। निहाल हाशमी साहब, आखिरी मौका है आप लोग के पास, क्योंकि अगर इस बार भी आप कुछ नहीं कर पाए तो बस फिर अगले 5 साल भी आप भूल जाइएगा। और जब मैं ये कह रही थी प्रोग्राम में कि मुझे लग रहा है कि आप लोग पुरानी तनख्वाहों पर काम करेंगे, वो मैं इस बेस पे कह रही थी कि आप लोग को तो अभी यही नहीं पता कि तहरीक अदम एतमाद आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अगेंस्ट लेकर के आनी है या फिर स्पीकर असद कैसर के अगेंस्ट ला करके एक टेस्ट केस करना है। सर तो बात बता दूं कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कभी किसी पुरानी नई तनख्वाह पे काम नहीं करते, वरना ना 92 में उनकी हुकूमत जाती, ना 99 में उनकी हुकूमत जाती। वो तनख्वाह पे काम करवाते, तनख्वाह पे काम नहीं करते। वो अपने अवाम की मर्जी के, अवाम की तनख्वाह पे जरूर काम करते हैं, अवाम की मर्जी से चलते हैं। ये देखिए, दो चीजें यहाँ पे, पार्लियामेंट की सियासत और है और आउटसाइड पार्लियामेंट पॉलिटिक्स और है। अब हम ये सारी चीजें गौर कर रहे हैं कि पोस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या होगा। पोस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो है कि आपको किस तरह से आगे फिर बढ़ना है और किस तरह से आगे नहीं बढ़ना। आपको पता है कि जिस तरह से आज इस मुल्क में मीडिया पे भी कदगन, आज ही मैंने डार साहब, इसाक डार, पाकिस्तान के इकोनॉमी के वो मास्टर स्ट्रोक प्लेयर है, जिसे कहते हैं इकोनॉमी की चाबी है उनके पास। जब भी वो आते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बेहतर कर देते हैं। उनके ऊपर पाकिस्तान के मीडिया पे पाबंदी लगा हुआ था। आज एक सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस किया है, पैमरा को भी, डीएजओ को भी नोटिस किया है कि जनाब आपने इनके ऊपर पाबंदी क्यों लगाया। बुनियादी जो देखिए, पैमरा लॉ कैन नॉट प्रिवेल ओवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान व्हिच इज आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 इसको हिट करता है। तो बात सारी ये है कि हम पोस्ट और प्री जो भी है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम मुतहरिक कर रहे हैं अवाम को। इतने परेशान है इस गवर्नमेंट की कोई डिलीवरेंस नहीं है। इनके सारे तर्जुमान बैठ करके फिगर वर्क पे बात कर रहे हैं, आए बाएं शाएं कर रहे हैं। बट रेस्ट एश्योर कि हम एक अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और हमें पता है कि कैसे लोगों के मसाइल को हल किया जाए। और ये बहुत आसान काम नहीं होता है, बजट भी आने वाला है, बहुत आसान काम नहीं होता है। कुछ आ गया आपका पॉइंट। आज के लिए तीनों मेहमानों का शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। मीनवाइल आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।